Hello students, welcome to class 12th. As you know that we are continuing our chapter 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से जो समाज में धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन जो समाज में आ रहे थे, और हम किस समय के समाज की बात कर रहे थे, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के समय की हम बात कर रहे थे। हमने समाज में हो रहे परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था, और आज हम जो है करेंगे कि जो विवाह के नियम, लास्ट वीडियो में हमने पितृवंशिकता के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से पिता की मृत्यु के बाद जो सारी संपत्ति है उसका अधिकारी उसका बेटा होता है। और आज हम करेंगे कि विवाह के नियम, यानी उस समय के समाज में जो है विवाह के नियम क्या थे, यानी किस तरह से विवाह किए जाते थे। तो इसमें जो है इस अध्याय में आपको 2 नियमों के बारे में बताया गया है। सबसे पहला अंतर विवाह पद्धति, अर्थात मतलब ऐसी पद्धति जिसके अनुसार गोत्र के अंदर, यानी कि अपने ही कुल में विवाह होता है, ये अंतर विवाह होता है, अंतर विवाह पद्धति कहलाता है, जिसके अनुसार जो किसी भी व्यक्ति का विवाह उसी के कुल में हो सकता है, यानी कि वो कुल से बाहर जा कर के किसी दूसरे कुल में या किसी दूसरी जाति से विवाह नहीं कर सकता। दूसरा इसका पॉइंट है बहिर्विवाह पद्धति, यानी कि बहिर्विवाह पद्धति का अर्थ होता है गोत्र से बाहर जा कर के विवाह करना, यानी कि अपने गोत्र को छोड़ करके किसी भी दूसरी जो है दूसरी जाति में हम विवाह अगर हम करते हैं तो वो हमारा ये बाह्य विवाह पद्धति कहलाता है। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पितृवंशीय समाज में पुत्र का बहुत महत्व था। पुत्री को अलग प्रकार से देखा जाता था। पुत्री का जो विवाह है गोत्र से बाहर किया जाता था तथा कन्यादान पिता का अहम कर्तव्य होता था। इस पॉइंट को आप समझिए कि जो पितृवंशीय समाज था, आपको पता है उस समय जो है पुत्र का बड़ा महत्व होता था समाज में, लेकिन जो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आज के समय में पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं माना जाता। लेकिन उस समय जो समाज में पुत्र को अधिक जो है इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और जो पुत्री है उसको है ना अलग नज़रिए से देखा जाता था। मीन्स जैसे उसको ये समझा जाता था कि बड़े होने के बाद उसे दूसरे घर जाना है, तो पुत्री का जो विवाह होता था हमेशा गोत्र यानी अपने गोत्र से बाहर किया जाता था। अपने गोत्र को छोड़ करके जो बाहर यानी दूसरे गोत्र में विवाह किया जाता था, और जो उसका कन्यादान है उसके पिता के द्वारा किया जाता था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो नए नगरों का उद्भव हुआ था उस समय। समाज में जो सामाजिक जो नियम थे वो बदलने लग गए थे, यानी कि जो नियम कानून जो कई बार पुराने विचारधाराओं के लोग होते हैं, तो सामाजिक जो नियम थे वो परिवर्तन में जा रहे थे, और क्रय विक्रय यानी जो है अगर हम वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी खरीदने और बेचने की जो पद्धति थी वो बदलने लग गई थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रय विक्रय के लिए लोग नगरों में आते थे, यानी कि जो है नगरों में व्यापार के लिए, यानी आप ये समझ लीजिए अपना सामान, जैसे जो दूर दूर के गांव कस्बों या जंगली क्षेत्रों से लोग बाहर निकल करके जो है नगरों में यानी शहरों में, जिस तरह से आज भी हम अगर देखें तो अगर हमें किसी वस्तु को ख़रीदना है तो हम जो है शहर की तरफ जाते हैं, गांव में वो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो उस समय भी जो लोग थे क्रय विक्रय यानी बेचना या ख़रीदने के लिए जो है स्पेशली नगरों में जाते थे, और विचारों का आदान प्रदान होने लगा। देखिए जब एक स्थान पर जो अलग अलग क्षेत्रों से लोग आकर के इकट्ठा होंगे तो उनमें विचार विमर्श ज़रूर होगा, और जो है उनके यानी कि जो विचारों का आदान प्रदान अवश्य होगा। इसीलिए जो प्रारंभिक विश्वासों एवं जो व्यवहार पर प्रश्न लगने लगे। प्रारंभिक
से यहाँ पर अर्थ है कि जो हमारे पौराणिक विचार थे, यानी पुराने विचार थे, पुराने समय के जो विचार थे, जो है लोग जो सुपरस्टिशियस बातें करते थे, यानी पुरानी विचारधाराओं के लोग थे, उनके विचारों के ऊपर, व्यवहार के ऊपर प्रश्न चिन्ह यानी जो मतभेद उत्पन्न होने लगे थे, यानी लोग जो है जागरूक होने लगे थे धीरे धीरे। इन्हीं को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिता तैयार की, इसका पालन सभी को करना था। ब्राह्मणों ने आचार संहिता जो है वो तैयार की, यानी कि कुछ जीवन के कुछ नियम थे जिनके आधार पर लोगों को जो है पालन करना पड़ता था उन नियमों का, और जिसके आधार पर जीवन चलता था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्म सूत्र में, जो धर्मशास्त्र ग्रंथों में हुआ। इनमें सबसे अहम मनुस्मृति था। तो मैं मनुस्मृति के बारे में आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या था कि मनुस्मृति एक हिंदू धर्म का प्राचीन धार्मिक ग्रंथ था, यानी कि स्मृति थी, जो इसे मानव धर्म या मानव धर्म शास्त्र या मनु संहिता आदि कई नामों से जाना जाता था। जो यह उपदेश रूप में था, यानी कि संदेश रूप में इसका जो है, इसकी जो रचना है इस तरह से की गई है मानो किसी ने संदेश दे रखा है। तो ये माना जाता है कि ये जो संदेश रूप में जो हमें ग्रंथ मिला है, ये मनु के द्वारा ऋषियों को दिया गया संदेश था, और यह माना जाता है कि मनुस्मृति जो है ये स्वयं मनु के द्वारा रचित की गई थी। तो मैं आपको बता दूं, जो ये धर्म सूत्र बनाया था, इसके आधार पर मनुष्य के जो जीवन के नियम कानून जो है लागू किया जाता था, और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को अपना जीवन पालन करना पड़ता था। यानी कि मानव के जीवन के जीने के कुछ तरीके हैं जो ब्राह्मण समाज ने आचार संहिता में तैयार किए थे, जिसके आधार पर मानव को जो है उनका पालन करना होता था, और उसका जो है अपने जीवन में जो है आचरण करना होता था। धर्मशास्त्र, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें 4 प्रकार के उत्तम थे। यानी कि अगर हम देखें धर्मशास्त्र के अनुसार जो है विवाह के जो है काफ़ी मतलब प्रकार बताए गए थे। यहाँ पे 8 प्रकार बताए गए थे, 8 प्रकार की चर्चा है, लेकिन जिसमें से केवल जो 4 प्रकार के हैं बड़े ही उत्तम माने जाते हैं। तो ये जो वीडियो है मैंने आपको बता दिया, ये आपका टॉपिक था कि विवाह के नियम, यानी उस समय के समाज में विवाह किन नियमों के अनुसार होता था। और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।